हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे जो बी फार्मा है, बी फार्म के 5th सेम का फार्माकोलॉजी। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, वो है हीमोडायनेमिक। क्लियर हुआ? तो देखिए, हीमो मीन्स होता है ब्लड और डायनेमिक मीन्स होता है मूवमेंट। इट मीन्स हीमोडायनेमिक का मतलब क्या हुआ? जो ब्लड का मूवमेंट होता है, हमें उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। क्लियर हुआ? देखिए, आगे भी लिखा हुआ भी है कि स्टडी ऑफ द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ ब्लड, यानी कि जो डायनेमिक बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं वो भी किसका? ब्लड का। डायनेमिक मीन्स मूवमेंट। क्लियर हुआ? यानी फ्लो, वही ब्लड किस तरीके से फ्लो होता है। और ब्लड किस तरीके से फ्लो होता है उसके लिए अगर आपको जानना है तो आपको जानना पड़ेगा हार्ट के बारे में। क्लियर हुआ? तो हमें पता है कि हार्ट में 4 चैम्बर होता है। क्लियर हुआ? फिर ये किस तरीके से लंग्स में ब्लड जाता है या फिर लंग से ब्लड आता है, फिर बॉडी पार्ट से किस तरीके से ब्लड आता है लंग्स में, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हमें पढ़ना होता है वही क्या कहलाता है? हीमोडायनेमिक। और ये हमारे एनाटॉमी का पोर्शन है। क्लियर हुआ? तो अगर आपको ज़्यादा हार्ट के बारे में पढ़ना है तो आपको एनाटॉमी में पढ़ना है, वो भी फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट को। क्लियर हुआ? तो वहाँ पे आप अच्छे से हार्ट के बारे में जान पाएंगे। फिर देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, यानी जो हार्ट फंक्शन करता है, यानी इसको किस तरीके से सिग्नल मिलता है, फिर किस तरीके से हार्ट फंक्शन करना स्टार्ट करता है, उसी चीज़ को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, लिखा हुआ द कार्डियक सेल इज अ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। अब पोलराइज्ड मेम्ब्रेन का मतलब समझिए। जैसे देखिए, हार्ट भी तो कोई ना कोई सेल से बना हुआ है और हार्ट के सेल को क्या बोलते हैं? कार्डियक सेल। अब देखिए, ये जो हार्ट का सपोज कीजिए ये सेल है, ठीक है। इट मीन्स ये जो मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन का ये इनसाइड और ये आउटसाइड। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन ये कैसा है? पोलराइज है। पोलराइज का मतलब एक साइड इसका प्लस चार्ज होगा और एक साइड ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर हुआ? आपने पढ़ा था ना पोलर। पोलर मीन्स क्या होता है? एक साइड पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है और एक साइड नेगेटिव चार्ज आता होता है, तो उसी को बोलते हैं हम पोलर। ठीक है, या पोल। पोल का मतलब यही होता है। या आपने पढ़ा था डाइपोल। डाइपोल याद आ रहा है? दो साइड में होता है, एक साइड प्लस चार्ज एक साइड माइनस चार्ज, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, तो उसको बोलते हैं हम डाइपोल। तो इसी तरीके से बोल रहा है कि ये जो कार्डियक सेल है यानी हार्ट का सेल है, ये कैसा होता है? पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होता है। क्लियर हुआ? कैसा मेम्ब्रेन होता है? पोलराइज, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे। चार्ज समझ में आता है ना, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। क्लियर हुआ? फिर देखिए, आगे कह रहा है इट हैज़ अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 to 90 मिलीवोल्ट। तो ये मिली वोल्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने सुना ना, बैटरी होता है 12 वोल्ट का, 5 या 6 वोल्ट जो भी है। तो वो जो वोल्ट हम पढ़ते हैं ना, जो करंट वाला, ये वही करंट है। लेकिन देखिए, यहाँ पे ये है आपका बहुत ही कम करंट है। क्लियर हुआ? पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो क्या है? बहुत कम है, मिली वोल्ट में है। और जो नॉर्मली हमारे पास जो बैटरी है वो कितने, वो 12 वोल्ट की बैटरी है, या कोई और भी वोल्ट भी हो सकता है। तो यानी एक्चुअली में जो भी हमारा इंफॉर्मेशन जाता है वो करंट के फॉर्म में ही ट्रैवल होता है। क्लियर हुआ? तो देखिए, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है अंदर से बाहर का, वो कितना है? -80 मिली वोल्ट। और ये कब होता है? जब ये रेस्टिंग पोटेंशियल, मतलब कि ये जो सेल है, ये सेल कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, उस कंडीशन का ये दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुआ? तो जब रेस्टिंग कंडीशन होता है उस टाइम पे कितना होता है? -80 to 90 मिली वोल्ट। फिर देखिए, कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ Na+ आयन इज हाई इन आउटसाइड एंड उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड K+ आयन कंसंट्रेशन इनसाइड द मेम्ब्रेन। यानी ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन समझ में आता है ना, सेल का जो आउटर लेयर होता है वो मेम्ब्रेन कहलाता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बाहर यानी आउटसाइड में कौन ज़्यादा होता है? Na+। और अंदर कौन होता है? पोटेशियम प्लस, यानी ये जो पोटेशियम आयन है। क्लियर हुआ? बाहर कौन होगा? Na+ और अंदर ज़्यादा कौन होगा? K+। क्लियर हुआ? देखिए, अंदर बाहर दोनों तो होगा, लेकिन जो ज़्यादा ज़्यादा कहाँ पे होगा? सोडियम ज़्यादा बाहर होगा और पोटेशियम अंदर ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ? तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है।
अब कह रहा है देयर आर 5 फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक सेल, कि जो कार्डियक सेल में जो एक्शन होता है इसके 5 फेज है। कितने फेज है? 5। तो देखिए सबसे पहले फेज को नाम दिया गया फेज 0। क्लियर बात? देखिए पहला स्टेप, लेकिन नाम क्या है? फेज 0। तो देखिए इसमें क्या होता है? रैपिड डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे हमने मेम्ब्रेन पढ़ा था ना, अब देखिए इस मेम्ब्रेन को अब मैं स्ट्रेट लाइन करके बना देता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। तो इस मेम्ब्रेन को सपोज कीजिए मैंने थोड़ा सा काट दिया। अब यहाँ से समझते हैं। इस मेम्ब्रेन में ना अलग अलग लोकेशन होता है जहाँ से सोडियम एंटर कर सकता है या फिर पोटेशियम एंटर कर सकता है या निकल सकता है। तो ये अलग अलग चैनल होते हैं जहाँ से सिर्फ पर्टिकुलर एक ही चीज़ एंटर कर सकता है या एक ही चीज़ बाहर निकल सकता है। तो उसको उसके नाम से हम जानते हैं। तो ये जहाँ से सोडियम एंटर कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? सोडियम चैनल। क्लियर हुआ? कौन सा चैनल बोलेंगे? सोडियम चैनल। तो देखिए इससे ऊपर हमने पढ़ा था कि ये कैसा होता है? पोलराइज होता है, मतलब कि बाहर कुछ चार्ज होगा, अंदर कुछ अपोजिट चार्ज होगा, यानी अंदर बाहर दोनों अपोजिट चार्ज होगा, है ना? क्लियर हुआ? अगर इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, या फिर इधर माइनस होगा तो इधर प्लस होगा। क्लियर हुआ? ज़्यादा तो इस तरीके से बन जाएगा पोलराइज। अब देखिए अब अंदर है आपका नेगेटिव। क्लियर हुआ? अब बाहर है आपका पॉजिटिव। अब देखिए अब अगर पॉजिटिव अंदर की साइड जाना शुरू कर दे, पॉजिटिव अंदर की साइड जाना शुरू करे तो क्या हो जाएगा? ये जो पोलराइज बना हुआ है यानी पोलर बना हुआ, पोलर मतलब अपोजिट चार्ज, तो ये प्लस भी अगर इधर जाना शुरू कर दे, है ना, तो देखिए बाहर भी प्लस और अंदर भी फिर प्लस बढ़ जाएगा, है ना? समझिए पहले तो अंदर माइनस ज़्यादा है और बाहर प्लस ज़्यादा है। अब सोचिए बाहर भी प्लस है और अंदर भी प्लस पहुंच जाए तो क्या होगा? ये पोलराइज रहेगा क्या? नहीं रहेगा, पोलराइज खत्म हो जाएगा, है ना? तो इसी बात को बोलते हैं डीपोलराइज। ठीक है? तो देखिए तो फेज 0 में क्या होता है? रैपिड डीपोलराइजेशन, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर जाएगा तो पोलराइजेशन खत्म हो जाएगा। और ये डीपोलराइजेशन कैसे होता है वो देखिए। सोडियम आयंस रैपिडली एंटर द सेल थ्रू द सोडियम चैनल, यानी ये जो सोडियम चैनल है, एक एग्जांपल दिया हूँ मैं, तो इस चैनल के थ्रू ये जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज क्या करेगा? अंदर की साइड मूव करना शुरू कर देगा सोडियम चैनल के थ्रू। तो अंदर जो नेगेटिव है, अब उस नेगेटिव पे ये पॉजिटिव भारी पड़ने लगेगा। तो क्या हो गया? बाहर भी पॉजिटिव अंदर भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या कहेगा? अब तो हमारा ही राज है। तो हमारा राज है मतलब तुम्हारी पोलैरिटी खत्म हो गया, यानी जो पोलराइजेशन था वो खत्म हो गया। अब क्या बन गया? डीपोलराइजेशन। तो बात समझ में आया? आई थिंक आपको मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। क्लियर हुआ? तो पहले 0 फेज में क्या हो गया कि सोडियम चैनल के थ्रू प्लस चार्ज अंदर चला गया, तो जो पोलराइज था वो खत्म हो गया, अब ये डीपोलराइज हो गया। क्लियर हुआ? अब उसके बाद देखिए फेज फर्स्ट, और जो हमारा ये फेज 1 है, और ये स्टेप कौन सा है? स्टेप दूसरा, लेकिन फेज कौन सा है? फर्स्ट। क्लियर हुआ? तो देखिए इसमें क्या होता है? रैपिड रीपोलराइजेशन इज ऑब्जर्व्ड एज द पोटेशियम आयन मूव्स आउट ऑफ द सेल। तो फिर से समझिए ये बात। अगेन ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सोडियम तो अंदर चला गया, यानी प्लस अंदर चला गया, ये सोडियम चैनल हो गया। अब ये अलग से एक पोटेशियम चैनल है। अब देखिए सोडियम भी प्लस पोटेशियम भी प्लस, और उस पर हमने क्या पढ़ा था कि अंदर पोटेशियम प्लस ज़्यादा है। तो देखिए अब पोटेशियम क्या करेगा? इस पोटेशियम चैनल के थ्रू धीरे धीरे बाहर आना शुरू होगा, है ना? इससे पहले क्या था? प्लस ज़्यादा अंदर हो गया। अब देखिए फिर प्लस एज अ पोटेशियम बाहर आ रहा है ना? यानी फिर अंदर पोटेशियम यानी प्लस कम होने लगा, यानी फिर से देखिए पोलराइजेशन होना स्टार्ट हो गया। मतलब कि प्लस फिर से बाहर आ जाएगा, यानी अंदर फिर प्लस कम हो जाएगा और अंदर फिर से नेगेटिविटी बढ़ने लगेगी। ठीक है? अंदर क्या हो जाएगा? इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब पोटेशियम बाहर आ जाएगा, यानी कुछ पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, तो अगेन अंदर निगेटिविटी बढ़ने लगेगी और बाहर पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। तो देखिए फिर से ये पोलराइज हो जाएगा, है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है कि रैपिड रीपोलराइजेशन इज ऑब्जर्व्ड, यानी फिर से यहाँ पे क्या होगा? तेजी से पोलराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी पहले दोनों साइड प्लस प्लस हो गया था, फिर से एक साइड माइनस और एक साइड प्लस होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ? और ये कैसे होगा? एज द पोटेशियम आयन
मूव्स आउट ऑफ द सेल, यानी सेल से जो बाहर पोटेशियम आयन आना शुरू हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे रिपोलराइजेशन यानी पोलराइज फिर से हो जाएगा। फिर आता है फेज 2, लेकिन स्टेप कौन सा है? थर्ड। ठीक है, फिर इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोलॉन्ग प्लेटू फेज। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसको जो ये थर्ड वाला फेज सेकेंड है, लेकिन स्टेप जो हमारा थर्ड है, क्लियर हुआ? तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटू फेज भी बोलते हैं। फिर इसमें देखिए क्या होता है, कैल्शियम आयंस एंटर द सेल स्लोली थ्रू द कैल्शियम चैनल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए फेज सेकेंड में, जैसे कि आपको अभी बताया था ना मैं कि वो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें अलग अलग चैनल्स बने हुए हैं। तो उसके लिए क्या है, सोडियम चैनल है, पोटेशियम चैनल है, कैल्शियम चैनल है। तो देखिए समझिएगा पूरा आसानी से एकदम। ये है आपका मेम्ब्रेन। फर्स्ट स्टेप में सोडियम अंदर गया, है ना, क्लियर हुआ? फिर सेकेंड स्टेप में पोटेशियम बाहर आया। कौन बाहर आया? पोटेशियम। फिर थर्ड स्टेप में कौन अंदर गया? कैल्शियम। क्लियर हुआ? तो देखिए क्या हुआ, सोडियम अंदर गया तो हो गया आपका डीपोलराइजेशन, पोटेशियम बाहर आया तो हो गया रिपोलराइजेशन, है ना। अब देखिए फिर से उसी साथ साथ कैल्शियम फिर से अंदर जा रहा है ना। तो फिर से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीपोलराइज हो रहा है, क्लियर हुआ? यानी जहाँ पोटेशियम के बाहर आने से हमारा जो रिपोलराइजेशन बढ़ रहा था, वहीं पे फिर कैल्शियम ने उसको कम कर दिया, क्लियर हुआ? तो वही देखिए लिखा हुआ, कैल्शियम आयंस एंटर द सेल स्लोली, यानी जो कैल्शियम आयन है वो अंदर जाना शुरू कर देगा धीरे धीरे थ्रू द कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल से। दिस फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज प्रेजेंट ओनली इन द कार्डियक सेल। और ये जो कैल्शियम आयन अंदर जाता है ना, ये सिर्फ आपके कार्डियक सेल यानी हार्ट के सेल में ही देखने को मिलता है, क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए फेज 3 यानी स्टेप है हमारा 4। तो इसमें देखिए क्या होता है, सेकेंड पीरियड ऑफ रैपिड रिपोलराइजेशन एज द पोटेशियम आयंस मूव आउट ऑफ द सेल। यानी पोटेशियम आयन तो लगातार बाहर आ ही रहा है ना। देखिए पोटेशियम बाहर आ रहा है, कैल्शियम अंदर जा रहा है, क्लियर हुआ? तो इस कैल्शियम ने क्या करा, इसको ओवरकम करने का कोशिश किया, लेकिन फिर कैल्शियम रुक गया, कि मतलब कैल्शियम फिर अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ पोटेशियम बाहर आ रहा है। यानी क्या हो गया, रिपोलराइजेशन फिर से होना शुरू हो गया, क्लियर हुआ? फिर उसके बाद आ जाता है हमारा रेस्टिंग फेज, जिसको फेज 4 भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्या हो जाता है कि जो पोटेशियम आयंस रिटर्न इनटू द सेल, क्लियर हुआ? यानी फाइनली जो पोटेशियम बाहर आ गया था सेल से, यानी इस सेल से जो पोटेशियम बाहर आ गया था, अब ये पोटेशियम फिर धीरे धीरे अंदर जाना शुरू हो जाएगा, और सोडियम और कैल्शियम जो अंदर गया था वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्लियर हुआ? तो इस वाले फेज को बोलते हैं रेस्टिंग फेज, क्लियर हुआ? तो यही देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सोडियम एंड कैल्शियम आयंस मूव आउट ऑफ द सेल, यानी सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्लियर हुआ? तो आइए इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ को हम बहुत ध्यान से देखते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 80 to 90 के आसपास होता है, देखिए है। तो ये हो गया आपका जीरो फेज, मतलब जैसे सोडियम अंदर जाना शुरू हो जाएगा तो प्लस चार्ज अंदर जा रहा है, इट मीन्स प्लस चार्ज अंदर जा रहा है, ठीक है, सेल से अंदर जा रहा है, यानी कि पॉजिटिविटी बढ़ रहा है। तो देखिए ये देखिए ग्राफ ऊपर जा रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ गया। फिर देखिए फेज फर्स्ट में पोटेशियम बाहर आ रहा है, पोटेशियम क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, इट मीन्स कि जो पॉजिटिविटी कम होनी चाहिए, क्योंकि अंदर अगर प्लस चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे भी प्लस ये बढ़ेगा। तो देखिए आप ध्यान से देखिए प्लस बढ़ रहा है ना ऊपर। अब ये प्लस अगर बाहर आना शुरू हो जाएगा सेल से तो क्या होगा, पॉजिटिविटी कम होगा। तो देखिए पॉजिटिविटी कम हो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिविटी कम हो रहा है, साथ ही साथ कैल्शियम भी अंदर जा रहा है ना। तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ है ज़्यादा सडन ऐसे एक बार में डाउन नहीं हुआ, है ना। अगर सपोज कीजिए कैल्शियम अगर अंदर नहीं जाता तो क्या होता है, ग्राफ ऐसे डाउन हो जाता है ना डायरेक्ट। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, कैल्शियम उसको थोड़ा थोड़ा बैलेंस किया है, इसलिए ग्राफ थोड़ा सा कांस्टेंट की तरफ है ना। देखिए लगभग थोड़ा सा कांस्टेंट है ये, मतलब एकदम कांस्टेंट नहीं है लेकिन लगभग कांस्टेंट की तरफ है। फिर जैसे कैल्शियम अंदर जाना बंद हो गया
तो फिर क्या हुआ, केवल प्लस चार्ज बाहर आना शुरू हो गया है ना सेल से। तो देखिए अचानक फिर नेगेटिविटी बढ़ गई, नेगेटिविटी बढ़ गई ना, क्लियर हुआ। तो वही हमने जो पढ़ा था थर्ड फेज में फिर से रिपोलराइजेशन होना शुरू हो गया, यानी बढ़ गया नेगेटिविटी। फिर देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये लास्ट है आपका फोर्थ ये कौन सा फेज था, रेस्टिंग फेज। तो देखिए रेस्टिंग फेज में ये फिर से नेगेटिविटी की तरफ आ गया है ना। फिर यहाँ से नेक्स्ट फिर से ये जो साइकिल है, ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, फिर इस तरीके से ये ऐसे आके फिर ऐसे बढ़ेगा, इस तरीके से मतलब ये साइकिल चलता रहेगा। तो उन पूरे साइकिलों में से एक साइकिल को हमने देखा है, ठीक है। फेज 4 तक जाएगा, उसके बाद फिर फेज 0, फेज 1, फेज 2। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो देखिए यहाँ नीचे कुछ और पॉइंट है, यहाँ नोट देख लीजिए क्या है। द सेल्स डू नॉट depolarize in response to another impulse during the phases फर्स्ट एंड सेकेंड। यानी ऊपर हमने जो देखा था ना फर्स्ट और सेकेंड फेज, इस टाइम पे अगर कोई दूसरा इम्पल्स आ जा रहा है, कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन आ जा रहा है, तो उस चीज़ को ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा। क्या कहेगा, चलो आने दो, कोई बात नहीं, पहले हम अपना काम पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना, कि हमें जो पहले काम मिला है वो काम हम पूरा कर लेते हैं। जैसे आप लोग हो गए, किसी दो दोस्त को काम मिल गया कि चल भाई हम लोग को ये काम करना है, फिर तीसरा आके बोल रहा है नहीं नहीं तुमको ये काम भी करना है, ठीक है, तो तुम लोग क्या बोल दोगे, अरे छोड़ो यार, पहले हम अपना काम कर लेते फिर तुम्हारा काम देखेंगे। क्लियर हुआ। तो ऐसे कुछ ये फर्स्ट और सेकंड फेज में भी होता है कि ये क्या बोलता है, पहले हमें जो टास्क मिला है हम वो काम करेंगे, बाकी बचा काम बाद में देखेंगे। क्लियर हुआ। तो वही देखिए लिखा हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी फेज। यानी फर्स्ट और सेकंड को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी फेज भी बोलते हैं। फिर आगे देखिए, द सेल्स डिपोलराइज इन रिस्पॉन्स टू अ पावरफुल इम्पल्स ड्यूरिंग द फेजेस थर्ड एंड फोर्थ एंड दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो कह रहा है अगर मान लिया कोई तगड़ा कोई आ गया रिस्पॉन्स, ठीक है, डिपोलराइजेशन का रिस्पॉन्स कोई तगड़ा आ गया, और वो टाइम कौन सा चल रहा है, तीसरा और चौथा का, तो उस टाइम पे ये एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड के टाइम पे ये डिपोलराइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, जो काम मिला वो वही करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से मैं समझा पाया हूँ। तो दोस्तों अगर समझ में आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।